अरे खुल जा, अरे खुल जाना। अरे अली बाबा खुल जा सिम सिम। अरे खुलता क्यों ना भूतनी के। ले भाई, ABCD आयात त्रिभुज सब करके देख लिया, लेकिन इसका पैटर्न है ना मुझे याद नहीं आ रहा है। 2000 रुपए लगेंगे। चल खोल खोल। ठीक है। ले भाई, खुल गया, खुल गया। हाँ, और ये है पैटर्न। प्रथम बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। पापा कहाँ चले गए? बोलो दादी, पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आएंगे। सर सुदेश बत्रा के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे था। अभी उसके फोन में एक दूसरा सिम कार्ड एक्टिव हुआ है विकासपुरी में। चोरिया इधर सुदेश कहाँ? कौन सुदेश साहब? जिसका फोन तेरे पास है भाई सुदेश। कौन सुदेश साहब? मैं नहीं जानता, ये फोन तो मैंने रास्ते में पड़ा मिला था साहब। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह आप सबका क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूं। सुदेश बत्रा देश के एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी का रीजनल मैनेजर, एक मामूली अकाउंटेंट से रीजनल मैनेजर का सफर केवल 10 सालों में तय किया सुदेश बत्रा ने। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फर्स्ट डे बिल्कुल टाइम पे आए। टाइम से याद है, टाइम जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सर? वॉच। और ये वॉच जो मेरे कलाई पे है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी घड़ी है। और जानते हैं कि महंगी घड़ी मेरी कलाई पे क्यों है? क्योंकि मैंने समय देखते हुए कभी भी काम नहीं किया। जो लोग समय देकर काम करते हैं उनका अच्छा समय कभी नहीं आता। तो सिंपल फॉर्मूला, वर्क हार्ड एंड मीट योर नेम। जो आदमी सुदेश बत्रा के फोन के साथ पकड़ा गया उसका नाम था राजवीर सिंह। राजवीर सिंह एक दिहाड़ी मजदूर था। उसका इतने बड़े एलीट ऑफिसर के साथ क्या वास्ता था, यह पता लगाना अब भी बाकी था। 10 अगस्त 2018 सुदेश बत्रा गायब होता है। सुदेश बत्रा मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी जिंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल कई पहलू हमारे सामने हैं। सुदेश, ये क्या चाय ठंडी हो रही है और तुम पेपर में लगे हुए हो? हाँ, आवाज कान में नहीं जाती ना? कान मरोड़ो क्या? हाँ, शुक्र है भैया, आपके तो सिर्फ कान मरोड़े जा रहे हैं, हमें तो माँ की मार पड़ती थी। लकी हो आप। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग चाचा। ओए, गुड मॉर्निंग। दुकान तैयार क्यों नहीं अभी तक? स्कूल जाना है क्या? मम्मी मुझे प्रदीप मामा के घर पे ले जाने वाली है। अंजलि, तुम्हारा मुंह बदला नहीं बता? बदल तो तुम गए हो, इसलिए मुझे भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, और ये घर भी। अरे यार, तुम क्या ये बेकार की बातें बोलकर घर का माहौल इस तरह से खराब कर रहे बेकार की बात है? जो बोल रही हूँ एकदम ठीक बोल रही हूँ मैं। हो? ऑफिस के 25 लोगों को हैंडल करना आसान काम है, तुमको हैंडल करना इम्पॉसिबल है।
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुदेश, सुदेश, देखा तुमने? डीएनपी के 20 कलीग्स इन्वॉल्व थे इस स्कैम में और उनके शेयर्स तो रोजाना गिर रहे हैं। लेकिन हमारे शेयर तो बढ़ रहे हैं ना। इट्स बेटर कि हम अपने काम पे फोकस करें। गेट बैक टू वर्क। मधु, आज का शेड्यूल लेके आओ। बज गए, सुदेश अब तक घर नहीं आया है। उसको फोन लगा रही, फोन भी नहीं लग रहा उसका। तुम्हें कुछ बता के गया है कि वो आज लेट आने वाला है? नहीं मम्मी, मुझसे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। माँ को फोन आ रहा है। हेलो पराग, 11 बज गए, सुदेश अब तक घर नहीं पहुंचा है। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, फोन बंद आ रहा है। मैंने उसके ऑफिस भी फोन किया, पता चला वो टाइम पे ऑफिस से निकल गया। बेटा मुझे बहुत बहुत फिक्र हो रही है बेटा। ये 12 बज गए, अब तक कहाँ? अंजलि, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सुदेश को ढूंढने। मैं जानती हूँ शायद वो कहाँ है। क्या वाकई अंजलि को पता था कि सुदेश उस रात कहां गया था? यह सवाल हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने वाला था, क्योंकि जब अंजलि ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी तब उसने कहा था उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है सुदेश उस रात कहां गया था और ना ही किसी पर शक जताया था। 10 अगस्त 2018 की रात को सुदेश बत्रा की तलाश शुरू कर दी गई। उसका फोन हमारे सर्वेलेंस में था। उसे गायब होने का राज पता करने के लिए 11 अगस्त को हम उसके ऑफिस पहुंचे। सर, पूछताछ करो, ऊपर देख के आओ। सर, ये कौन है? राधिका सिंह, क्रेडिट डिपार्टमेंट की हेड है। सुदेश सर और राधिका मैम अक्सर एक साथ ही निकलते हैं। अक्सर एक साथ ही निकलते हैं। सुदेश राधिका को ड्रॉप करता है? नहीं, राधिका मैम की खुद की गाड़ी है। ये राधिका का है? सर, पार्किंग लॉट में तो सीसीटीवी नहीं है। मैंने एग्जिट गेट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सुदेश की गाड़ी यहाँ से 8 बजे निकली थी। ये सीसीटीवी फुटेज। लेकिन सर ये देखिए, ये सुदेश की गाड़ी है। ये 8 बजे यहाँ से निकली थी। जरा रिवाइंड कर लो। मुझे मैं जरा देख के बताना फुटेज। इसमें कहीं राधिका की गाड़ी नजर आती है? सर सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 7:30 बजे राधिका और सुदेश पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और ठीक 7:40 को राधिका अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है और तकरीबन 20 मिनट तक सुदेश पार्किंग एरिया में ही रहता है। तो हो सकता है कि राधिका ही वो आखिरी शख्स हो जिसने सुदेश को आखिरी बार देखा। हाँ सर, कल सुदेश और मैं साथ में ही निकले थे। सुदेश ने बताया तुमसे मिलने के बाद वो कहां जाने वाला था? नहीं सर, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि सुदेश अचानक से जा कहाँ सकता है। ऑफिस से निकलते वक्त क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? नथिंग स्पेशल, बस इधर उधर की बात है। कल तुम्हारी मीटिंग है एमडी के साथ? सुबह 11 बजे। लेट्स मीट टुमारो। श्योर। बाय बाय। आपके जाने के बाद सुदेश पार्किंग लॉट में 20 मिनट तक था। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं सर, जरूर सुदेश की वाइफ ने आपसे झूठ बोला होगा। कल आई थी वो मेरे घर। मैंने उसे कल भी क्लियर किया था कि सुदेश मेरे घर आया ही नहीं। अरे अंजलि, तुम यहाँ इस वक्त? सुदेश कहाँ है? सुदेश? मुझे क्या पता, बेडरूम में है ना। अरे अंजलि, अंजलि, हाउ डेयर यू! मैंने कहा ना सुदेश यहाँ नहीं है। तो सुदेश की वाइफ को शक है कि तुम्हारा और सुदेश का अफेयर है? हाँ सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। सुदेश भी परेशान रहता था अंजलि से, इसी वजह से। सुदेश ने बताया था मुझे कि अंजलि घर छोड़कर जाने वाली थी। और सुदेश? सुदेश का है? मुझे नहीं पता सर। सर, पार्किंग एरिया में खून के धब्बे मिले।
ये देखिए सर, मामला सीरियस लगता है। फॉरेंसिक टीम बुलाओ और ब्लड की जांच करवाओ। पता लगा सुदेश का ब्लड ग्रुप क्या था, उस ब्लड से मैच करके देखो। ओके सर। पार्किंग लॉट में आने जाने वाले हर एक शख्स से पूछताछ करो और राधिका की कुंडली निकालो। पता लगा राधिका और सुदेश का क्या चक्कर था, और यह भी पता लगाओ सुदेश का किसी कलीग से झगड़ा हुआ था। तब तक मैं अंजलि के घर जाता हूं, ये पूछता हूं कि अगर उसे शक था सुदेश और राधिका साथ में है तो ये बात हमसे क्यों छुपाई? हाँ सर, मुझे शक है कि राधिका और सुदेश का अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर मेरा और सुदेश का झगड़ा भी हुआ था। मुझे चीट कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई हेट यू। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, और अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। और जब वो रात को घर नहीं आए तो मुझे लगा मुझसे बदला लेने के लिए वो राधिका के साथ, इसलिए आप राधिका के घर गई। अंजलि, हाउ डेयर यू! मैंने कहा ना सुदेश यहाँ नहीं है। नहीं है तो देखने दो ना, रोक क्यों रही हो? अरे अंजलि, सुन मेरी बात। राधिका, क्या चल रहा है सब? क्या हो क्या रहा है मेरे घर में? वो तो राधिका के हस्बैंड घर आ गए थे, नहीं तो मैं। हस्बैंड? हाँ सर, जैसे सुदेश मुझे चीट कर रहे हैं, राधिका अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। अगर आपको इतना ही डाउट था तो पहले क्यों नहीं बताया हमसे? सर, मैं बात को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वैसे कोई और बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, मैंने सुदेश के ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों से बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। और मैंने सुदेश के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। उसका फोन कल रात उसके ऑफिस वाले एरिया में 7:55 को ही बंद हो गया। सुदेश और राधिका ऑफिस से 7:30 बजे निकलते हैं। ठीक 7:55 पे सुदेश का फोन ऑफ होता है और ठीक 8 बजे उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट से निकलती है, और उसके बाद पार्किंग लॉट में ये खून के धब्बे। क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, सुदेश के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर पता चली है कि सुदेश और राधिका के बीच अक्सर फोन पर काफी बात होती थी। ये देखिए सर, वो भी देर रात तक। पर राधिका का कहना है कि वो सुदेश से किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करती थी। और दूसरी ओर अंजलि को लगता है कि सुदेश राधिका के साथ था उस रात। हो सकता है जो अंजलि ने ना देखा राधिका के पति ने देख लिया सुदेश को अपने बेडरूम में। सर, मुझे लगता है सुदेश के गायब होने का कनेक्शन राधिका के घर से मिल सकता है। सर्च वारंट। सर, ये क्या कर? अच्छे से सर्च करो। राधिका के घर पे हमें कुछ सस्पिशियस नहीं मिला जो सुदेश की मौजूदगी साबित कर सके। पार्किंग एरिया में जो ब्लड हमें मिला था वो ब्लड सुदेश के ब्लड ग्रुप से मैच करता था, लेकिन अब भी किसी नतीजे पे पहुंचना संभव नहीं था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सुदेश की पर्सनल लाइफ सामने आई थी, लेकिन अब भी प्रोफेशनल लाइफ के गड़े मुर्दे उखड़ने बाकी थे। जिस दिन सुदेश गायब हुआ था उसके अगले दिन ही उसकी अपनी कंपनी के एमडी से एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये मीटिंग डीएनपी बैंक में हुए 2000 करोड़ के स्कैम के बारे में थी। जिस तरह से डीएनपी का रीजनल मैनेजर ये स्कैम के बाहर आने से पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था, क्या उसी तरह सुदेश भी गायब हुआ था? सर, अगर ये सुदेश वाकई में कोई स्कैम करके गायब हुआ है तो वो ब्लड जो हमें पार्किंग में मिला उसकी क्या कहानी है? ब्लड ग्रुप तो सुदेश से ही मैच कर रहा है। जो बंदा हजारों करोड़ का स्कैम करवा सकता है उसके लिए एक गलत लीड तैयार करवाना मामूली सी बात है। या हो सकता है मामला बिल्कुल उलट हो, यानी स्कैम किसी और ने किया। आपका मतलब राधिका से तो नहीं? करेक्ट। राधिका क्रेडिट डिपार्टमेंट की हेड है, उसने शायद किसी को गलत लोन दिया और इस बात की भनक सुदेश को पड़ गई और इसलिए उसे गायब कर दिया गया। सर, सुदेश बत्रा के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे था। अभी भी उसके फोन में एक दूसरा सिम कार्ड एक्टिव हुआ है विकासपुरी में। सर, इस राजवीर को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अपने एक ही सुर पे अटका पड़ा है कि उसे सुदेश का मोबाइल विकासपुरी के पास कहीं पड़ा मिला। और सर, राजवीर के पास से एक और मोबाइल और 16,900 रुपए भी मिले हैं। साहब माना कि वो फोन मेरा नहीं है, लेकिन पैसे तो मेरे हैं ना साहब। वो फोन तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला साहब, लेकिन पैसे मेरे कमाई के साहब, चोरी ना किए मैंने। हाँ साहब। अच्छा, क्या धंधा करता है? कुछ भी कर लेता हूँ साहब, जैसे कि पेंटिंग करना हो या माल यहाँ से वहां ले जाना हो, कुछ भी कर लेता हूँ साहब।
गरीब आदमी का बैंकों में पड़ा पैसा बड़े बड़े लोग उठा के ले जाते, उन्हें कोई नहीं धरता, लेकिन मैंने जमीन से पड़ा फोन क्या उठा लिया, आपने मुझे धर लिया साहब। साहब माँ कसम साहब, अगर मेरा फोन भी जमीन पर गिर जाए ना तो भी ना उठाऊंगा इसके आगे साहब। नौटंकी नहीं, नौटंकी नहीं। ये नौटंकी ना है साहब, दिल रो रहा है मेरा साहब, मेरा विश्वास करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे फोन मिला साहब। बता कहाँ मिला था? साहब आज सुबह जा रहा था तो यही पे पड़ा मिला वो मनोज फोन। यहाँ पर? जी साहब। यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, किसी को फोन दिखाई नहीं दिया, सिर्फ तुझे ही दिखाई दिया। हमारी किस्मत खराब थी साहब, जो आपकी मार खाने वास्ते ये मनोज फोन उठा लिया मैंने साहब। पैर पड़ता हूँ साहब, मंडे जाने दो साहब, मेरी बीवी घर पर इंतजार करती होगी, फैमिली वाला आदमी हो साहब, जान दो। घर का माहौल खराब कर दिया तुमने, ये तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई हेट यू। ठीक है, तुम्हें जो करना करो, और अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। प्रथम, प्रथम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना लगा दिया, चलो खाना खाते हैं। आप पापा से नाराज है इसलिए पापा चले गए ना? बोलो ना पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे, पहले आप खाना खाएं। पापा नहीं आते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्रथम जिद मत करो बेटा। अंजलि, प्रथम को तो तुम दिलासा दे रही हो, लेकिन तुम्हारे और सुदेश के बीच में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मम्मी प्लीज, आप फिलहाल ये सब बातें मत कीजिए। अभी तो सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि सुदेश जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आ जाए। माँ नीचे पुलिस आई है, वो कह रहे हैं उन्होंने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जिसके पास सुरेश भैया का फोन था। सर राजवीर के बारे में एक बात पता चली है, बिजवासन पुलिस भी राजवीर को ढूंढ रही है। बिजवासन थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल है, ये देखिए सर 10 अगस्त की रात को जब राजवीर अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। सुदेश की फोन की कहानी तो तूने सुना थी, अब अपने मिसिंग होने की कहानी सुनो। दरअसल 10 अगस्त को साहब हमारा डिंपल के साथ झगड़ा हो गया था साहब। डिंपल हमारी बीवी साहब। सुदेश की तरह इसकी भी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था? अब क्या बताऊं साहब, उस दिन क्यों, कोई कहानी नहीं सूझी? अरे ना साहब, कोई कहानी नहीं है। बात यह है कि डिंपल जो है ना वो मेरी बैल्यू ना समझती साहब, हर बात पर किट किट करती रहती। खाना मांगो तो जाके ले लो खाना, पानी मांगो तो पी लो पानी। उस दिन ज्यादा गुस्से में आ गया साहब, इसलिए झगड़ा कर निकल लिया वहां से, और जानबूझकर साहब मैंने अपना फोन बंद कर दिया ताकि मेरे बिना हमारी फिक्र हो उसको, और वही हो गया साहब। मेरे जाने के बाद हमारी फिक्र हुई उसको, इसलिए तो उसने रपट लिखवा दी साहब। मैंने जाने दो साहब, घर पे डिंपल मेरा इंतजार करती होगी साहब, जानती। बेटा तू जितना ऊपर है ना उतना नीचे भी अच्छी तरह से समझ रहे हम लोग। 10 अगस्त को जानबूझ के फोन बंद किया था ना ताकि सुदेश को उठा सके, और मिसिंग कंप्लेंट का भी आइडिया तेरा ही था, तेरी बीवी भी इन्वॉल्व है ना इसमें। डिंपल जी पूरा घर सर्च करो। अरे सब कहाँ जा रहे हो, अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे ये बात कर रहे हो साहब, अगर राजवीर घर पर होता तो मैं उसकी रपट क्यों लिखवाती? मेरा घर क्यों ऊपर नीचे करने पे लग रहे हो आप? इतना भोली मत बन डिंपल, हम सुदेश को ढूंढ रहे हैं, और तुम दोनों का यही प्लान था ना कि पहले राजवीर सुदेश को गायब करेगा और फिर तू राजवीर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाएगी ताकि हमारा शक उस पर न जाए। कौन सुदेश? सर यहाँ कोई नहीं मिला, शायद सुदेश यहाँ आया ही नहीं था। देखा, पहले ये बताओ राजवीर कहाँ है? ये क्या हो रहा साहब, अब हमारी बीवी को भी उस सुदेश के साथ जोड़ रहे हो? अरे ना वो जानते किसी सुदेश को, ना मैं। वो तो हम गुलवा लेंगे। सर देख, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इसकी। शिकार
सब, चुप हो जा। कैसे कैसे चुप हो जाए? क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है यहाँ पर? साहब, आप सबके सब बिक गए हो साहब। मुझ गरीब पर जुल्म करके क्या मिलेगा साहब आपको? उनको क्यों नहीं अंदर करते जो विदेशों में बैठे हैं? बिल्कुल राम मिला जोड़ी है तुम और तुम्हारे पति। साहब उसको छोड़ दो ना साहब। अगर वो निर्दोष है तो उसे छोड़ देंगे, वरना बहुत मार खाएगा मेरे हाथों। नहीं साहब, मारना मत साहब। उसने कुछ किया होगा तो मुझे बताएगा साहब। एक बार मिलने दो ना साहब। टिंकू, 5 मिनट है तेरे पास, जो बात करनी है कर ले। क्या भसड़ मचा रखी है तुमने? पहले मेरे गहने गायब कर दिए, अब आदमी गायब कर दिया। अरे बस कर टिंकू यार, बस कर। पढ़ने के लागे से मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? मारी मती मारी गई थी, जो रास्ते में पड़ा वो फोन मैंने उठा लिया और फंस गया यार। लेकिन इन लोगों ने मैंने बहुत मारा मैंने कुछ नहीं किया है टिंकू, तारी कसम मैंने कुछ नहीं किया। रोता क्यों? रोता, हमें कुछ ना किया ना, हमें कुछ ना होगा। आई लव यू टिंकू, आई लव यू यार। हमें दोनों मियां बीवी पे शक था, लेकिन उनका कोई कनेक्शन सुदेश से नहीं मिल पा रहा था। और तभी सुदेश की गाड़ी नजफगढ़ में मिली और गाड़ी मिलने के बाद यह साफ हो गया कि सुदेश के साथ कुछ भयानक हुआ था। सर 3 दिन से गाड़ी यहाँ पर पड़ी थी। आसपास के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। गाड़ी में खून के धब्बे और ये चाकू। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ब्लड की जांच करो, गाड़ी और चाकू की भी जांच करो, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। अगर राजवीर ने सुदेश का खून किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स पे होने चाहिए। सर राजवीर बोल रहा था उसे सुदेश का फोन विकासपुरी में मिला है और सुदेश की कार यहाँ नजफगढ़ में। सर जरूर ये राजवीर हमें घुमा रहा है। राजवीर पे हमें शक तो था, लेकिन एक मामूली दिहाड़ी मजदूर का इतने बड़े ऑफिसर के साथ क्या कनेक्शन था, ये हम समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता था राजवीर को सुपारी मिली थी सुदेश को गायब करने के, लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसे सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए हमने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और हमने सुदेश की फैमिली और उसके ऑफिस के लोगों को खंगालना शुरू किया। सुदेश एक जिम्मेदार बेटा था और अच्छा पिता भी, लेकिन उसकी बीवी अंजलि के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था। अंजलि पे हमें शक था। राधिका और मेहुल भी हमारी रेडार में थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई हमें पता लगा कि सुदेश के ना चाहने वाले उसके ऑफिस में कम नहीं थे। ये क्या सचिन, तुम्हारे टारगेट्स पूरे क्यों नहीं हो रहे? सर मैंने 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को कॉल किए हैं, 4 बार किए सर। आई डिड माय बेस्ट सर। किसी का फेलियर उसका बेस्ट नहीं हो सकता। आप सभी को ये प्रॉब्लम है कि 200 क्लाइंट को कॉल किया, 2000 क्लाइंट को कॉल कीजिए। अगले महीने के रेगुलर टारगेट के साथ साथ इस महीने का डेफिसिट भी पूरा करना है। ओके सर। सुदेश चाहता था कि हर एम्प्लॉय उसको अपना 100% दे और कभी कभी इसी चक्कर में थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करता था। पर मेरे हिसाब से वो एकदम सही करता था। बॉस अगर बॉस की तरह बिहेव ना करे और इजीली सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की? लेकिन सर परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से काफी एम्प्लॉय ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही जॉब छोड़ दिया करते थे। हमने सुदेश से बात भी की थी इस बारे में। यार तुम समझ नहीं रहे, मार्केट में इतना कंपटीशन है, अगर हम अपने स्टैंडर्ड रेज नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? और जो कंपनी में अच्छा काम करते हैं हम उसे इंसेंटिव देते हैं, ये सब काम। सुदेश एक चंक ऐसा भी है जो रिजाइन कर रहा है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेता है, स्ट्रेटेजी सीखता है और जाके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इससे नुकसान हमारा ही है, प्लस कंपनी की इमेज खराब हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो स्ट्रेसफुल माहौल में काम कर सकते हैं, इसको झेल सकते हैं। सर जो लोग प्रेशर झेल नहीं पाए वो खुद ही जॉब छोड़कर चले गए और कुछ लोगों को सुदेश ने निकाल दिया। अब ऐसे लोगों को सुदेश से कुछ ना कुछ शिकायत तो होगी ही, बट आई डोंट थिंक कि सुदेश की कभी भी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी। मुझे इस कंपनी के उन सभी एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो जॉब से निकाले गए और उनकी भी जिन्होंने खुद जॉब छोड़ी। सर सुदेश सर टारगेट को लेकर स्ट्रिक्ट तो थे, पर उतना ही जेनरस भी। इनफैक्ट लास्ट ईयर पूरे स्टाफ को डबल बोनस अनाउंस किया था उन्होंने, और इस साल तो बोनस ट्रिपल करवाने का प्रपोजल देने वाले थे वो। इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आप भी खुश थे इनसे? जी, मैं भी बहुत खुश थी। इनफैक्ट सुदेश सर बहुत ही अच्छे बॉस हैं।
इस मधुरिमा को भी कुंडली निकालो। बहुत तारीफ करी अपने बॉस सुदेश की। ये सुदेश की पर्सनल असिस्टेंट थी, तो हो सकता है पर्सनल रिलेशन भी डेवलप हुए हैं दोनों के बीच में। ओके सर। प्रथम बेटा मत रो, पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में बेटा। कितना वेट करूं चाची, पापा आपकी याद आ रही है। हेलो, सर राजवीर की बीवी डिंपल के बारे में एक खबर पता चली। सर ये डिंपल प्रोस्टिट्यूट थी। इसके बहुत सारे क्लाइंट्स थे पहले, लेकिन राजवीर से शादी करने के बाद उसने वो सब काम छोड़ दिया। डिंपल एक प्रोस्टिट्यूट थी। डिंपल जैसी लड़की का उसके पति राजवीर का सुदेश के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? लगता है डिंपल से मिलना पड़ेगा। अंजलि क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? किसका फोन था? अरे तू चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? मम्मी, सुदेश किडनैप हो गए। किडनैपर का कॉल था। हेलो, सुदेश की बीवी है ना तुम? कौन बोल रहा है? ये जानने की जरूरत नहीं है। अगर सुदेश को जिंदा देखना है तो तुझे 50 लाख देने होंगे। हाँ साहब, धंधा करती थी मैं पहले, लेकिन वो काम मैं मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए करती थी साहब। बचपन में ही मैं अनाथ हो गई और मेरे मामा ने मुझे बेच दिया, लेकिन राजवीर मेरी जिंदगी में आया तो मैंने वो सारा काम छोड़ दिया था साहब। जब तू धंधा करती थी तब तो सुदेश आया होगा तेरे पास। कौन सुदेश साहब? मुझे नहीं मालूम। मेरे लिए तो सब कुछ राजवीर ही है। बहुत प्यार करता है राजवीर मुझसे साहब। मुझसे शादी करने के लिए उसने अपने बाप तक से बगावत कर दी थी। उसका बाप कहाँ है? पता नहीं साहब। मुझसे शादी करने के बाद राजवीर के माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए साहब। जिस आदमी ने मुझे उस दलदल से निकाला, जिसने मुझसे शादी तक की साहब, वो इतना बुरा काम नहीं कर सकता साहब। सर, जिन एम्प्लॉयज ने सुदेश की लीडरशिप में रिजाइन किया उनमें से ये नीरज दहिया भी है। सर, ये नीरज और सुदेश कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 2 साल पहले ये दोनों ही रीजनल मैनेजर के दावेदार थे, लेकिन कंपनी ने चुना सुदेश को। सर, ये सुदेश के रीजनल मैनेजर बनने के बाद नीरज ने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया और डीएनपी इंश्योरेंस कंपनी यानी राइवल कंपनी को ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं सर, सुदेश की कंपनी से जाते जाते नीरज वहां के कुछ टॉप परफॉर्मर्स को भी अपने साथ ले गया और उस कंपनी के कई क्लाइंट्स को भी। उसके बाद सुदेश को पता चला कि नीरज के अप्रूवल पर 5 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ था, वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स पर, और जिसको लोन दिया गया था वो फरार था। ये क्या है राधिका, तुम्हें ये देखा कैसे नहीं? क्रेडिट डिपार्टमेंट की हेड हो तुम, प्रॉपर पेपर वर्क के बगैर ये लोन सैंक्शन हुआ कैसे? सॉरी सुदेश, लेकिन नीरज ही डील कर रहा था। उसका कहना था कि क्लाइंट उसकी पहचान का है। उसने मुझे धोखे में रखा, मैं क्या करती? आई एम सो सॉरी। फिर सुदेश ने लीगल एक्शन लिया और फ्रॉड के केस में नीरज को अरेस्ट करवाया। नीरज की गिरफ्तारी की वजह से डीएनपी कंपनी ने भी उसे जॉब से निकाल दिया। सर, नीरज अभी 6 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है, लेकिन पता चला है कि सुदेश के गायब होने से पहले, मतलब 1 हफ्ता पहले, वो दुबई शिफ्ट हो गया था। इस नीरज का बदला लेने का मोटिव तो बनता है। हो सकता है दुबई शिफ्ट होने से पहले इसने सुदेश को गायब करने का पूरा प्लान तैयार किया। पॉसिबल है सर, और इसमें राधिका भी शामिल हो सकती है, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद नीरज और राधिका के बीच फोन पर अक्सर बातें होती थी और राधिका के कॉल रिकॉर्ड में नीरज का नंबर भी शो है। ये राधिका का नाम सुदेश की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में उछल गई। पता लगाना होगा इन दोनों का क्या चक्कर है। अंजलि, पुलिस को सुदेश की गाड़ी मिली है और उनका कहना है कि उसमें जो खून लगा है वो सुदेश के ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है। और तुम कह रही हो कि सुदेश किडनैप हो गया और किडनैपर्स तुमसे फिरौती मांग रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं मम्मी, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और किडनैपर्स ने सुदेश को कुछ कर दिया तो? हाँ भाभी ठीक कह रही है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करने का रिस्क नहीं ले सकते। हमें उन किडनैपर्स की कॉल का वेट करना चाहिए। वहां पे काम करो, आप पैसों का इंतजाम करो। सुदेश की बीवी का कहना है कि सुदेश का अफेयर था तुम्हारे से। फिर ये नीरज का क्या चक्कर? आप ऐसे ही मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते। उंगली तो पहले से उठ रही है मैडम आप पर। अब आप ये बताइए, सुदेश के गायब होने से 1 हफ्ता पहले नीरज दुबई चला जाता है, उसका क्या कनेक्शन है आपके साथ?
आप मुझ पर बेकार में ही शक कर रहे हैं सर। तो फिर कंपनी छोड़ने के बाद भी नीरज तुम्हें फोन क्यों किया करता था? क्योंकि उसके साथ मिलकर मैं सुदेश को मारने की प्लानिंग कर रही थी, इसलिए। यही सुनना चाहते थे ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। नीरज मुझे कॉल करता था, मैंने कभी उसे सामने से कॉल नहीं किया। आप चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सर, राधिका के खिलाफ तो कुछ नहीं मिल रहा और नीरज को दुबई से यहाँ बुलाने के लिए एम्बेसी से बात चल रही है। लेकिन सर एक बात तो पता चली है, नीरज को अरेस्ट करवाने के बाद सुदेश ने अपनी कंपनी में एक नई पॉलिसी बनाई जिसमें कंपनी के हर एम्प्लॉय को एक बॉन्ड साइन करना था। कैसा बॉन्ड? अगर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तो वो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी क्लाइंट को अपने साथ नहीं ले जा सकता, ताकि एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने की हिम्मत ही ना करे। राइट सर। कंपनी के कई एम्प्लॉयज को बॉन्ड का आइडिया अच्छा नहीं लगा सर। और सर ये भी पता चला है कि इसी दौरान उसी कंपनी में काम करने वाले अक्षय और गौरव को भी बाहर से जॉब के काफी अच्छे ऑफर आए, लेकिन इस बॉन्ड के चलते ये लोग जॉब स्विच नहीं कर पाए। सर सुदेश की गाड़ी में जो चाकू मिला था उसमें किसी के फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले, लेकिन सुदेश की गाड़ी की सीट पे जो उंगलियों के निशान मिले थे वो राजवीर के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मैंने पहले आपसे झूठ बोला था साहब, वो मोबाइल वाली बात भी झूठी थी साहब। दरअसल मैं उस रात नजफगढ़ से जा रहा था साहब, तो तुम्हारी नजरें गड्डी के ऊपर गई साहब। उसका दरवाजा खुला था, मैंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक आदमी की लाश थी, शायद सुदेश की लाश होगी साहब। तूने मारा था उसे? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा था साहब, वो तो पहले से मारा पड़ा हुआ था साहब। उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया था साहब, पहचान नहीं आ रहा, मोबाइल के लालच में आ गया साहब। मैंने वो चैन घड़ी मोबाइल अपने पास रख लिया और फिर मैंने सोचा कि गाड़ी भी चुरा लेता हूँ, इसलिए पहले बॉडी को ठिकाने लगाने ले गए साहब। साहब बाद में मैंने जो है ना वो गाड़ी चुराने का आइडिया ड्रॉप कर दिया साहब, क्योंकि उसमें खून लगा था। बॉडी के पर्स से मुझे 4 कार्ड और 2000 रुपए कैश मिला जो मैंने मेरे पास रख लिया साहब। घड़ी और चैन बेचकर 15,000 रुपए मिल गए थे, उसमें से 2100 रुपए का मोबाइल बना दिया। बाकी साहब जो थे वो सब मेरे पैसे थे साहब, कुल मिलाकर 16,900 थे जो आपको मेरी जेब से मिली। मैंने कुछ नहीं किया साहब, और मैंने कोई सुपारी भी ना ली साहब। आप चाहे तो मैं आपको जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने वो बॉडी फेंकी थी। इतना पीटो इसे कि झूठ के कीटाणु हमेशा के लिए मर जाए। हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ क्या? हाँ हो गया है, लेकिन सुदेश कहाँ है? उनका बेटा उनसे बात करने के लिए तरस रहा है। प्लीज एक बार बात करा दो प्लीज। हाँ। बता साहब यही फेंकी थी मैंने वो लाश। आसपास देखो। सर यहाँ आसपास तो कोई बॉडी नहीं मिली है। माँ कसम साहब मैंने यही फेंकी थी बॉडी। तुझे मार कर यही काट दूंगा, समझा? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। लेके जाओ उसे। मेरी बात तो सुन लो साहब। मैं एक नंबर का झूठा है, लेकिन फिर भी चांस नहीं लिया जा सकता। लोकल पुलिस से पता करो कोई बॉडी मिली उन्हें, और सुनार से भी पूछो जिसने ये घड़ी और चेन खरीदी इससे। वो सुनार ने मान लिया था कि राजवीर से उसने 15,000 रुपए देकर वो घड़ी और चेन खरीदी थी, लेकिन नरेला पुलिस ने बताया कि उन्हें उस डंप एरिया में कोई लाश नहीं मिली थी। लेकिन राजवीर अब भी अपनी बात पर अटल था। उसने कहा कि उसने वो बॉडी उसी डंप एरिया में फेंकी थी। अगर वाकई में उसने ऐसा किया था तो फिर वो लाश गई कहां थी? ये मेरे बेटे सुदेश की है। क्या हुआ सुदेश को? देखिए फिलहाल हमें कोई लाश नहीं मिली है, लेकिन जिस आदमी के पास सुदेश का फोन बरामद हुआ था उसने कहा उसे गाड़ी में एक लाश मिली थी, लेकिन उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था, और वहीं पर ये सारी चीजें मिली। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे वहां कोई लाश नहीं थी। अब पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन
हो सकता है कि राजवीर ने सुदेश को मारा। पुलिस को शक है कि सुदेश का मर्डर हो चुका है और तेरा कहना है कि किडनैपर सुदेश को वापस करने के बदले पैसे मांग रहे हैं। हाँ, कहीं तू हमें पागल तो नहीं बना रही ना? तू नहीं कहीं सुदेश को कुछ ऐसा वैसा नहीं किया ना? हेलो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, किडनैपर का कॉल आया था। मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी कहा तो वो सुदेश को। लेकिन आपके सास और देवर का कहना है कि किडनैपर्स का फोन एक नाटक है। मैं जानती हूँ सर, मम्मी को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। किडनैपर का कॉल आया था और उसने मुझे कहा सुदेश जिंदा है और उसके कब्जे में है। वो नंबर दीजिए जिससे किडनैपर से फोन किया था। सर राजवीर बता रहा था कि बॉडी का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ा हुआ था और जहां उसने बॉडी डंप की वहां बॉडी नहीं मिली। और उस सुदेश की फिरौती का कॉल। सर इस चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है। पता करो सुदेश की बीवी ने जो नंबर दिया है वो कहां का है, सब समझ में आ जाए। सर हाँ देते बोलो। सर जिस पीसीओ से अंजलि को फोन किया गया था उसका पता चल गया है। यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी भी नहीं है। पीसीओ के ओनर को मैंने सारे संदिग्धों की फोटो दिखाई, लेकिन उसने किसी की पहचान नहीं की। उस पीसीओ के आसपास के एरिया को चेक करो और ये भी पता करो कि वाकई में अंजलि को उस पीसीओ से किडनैपर्स के फोन आते थे या ये सब एक कहानी। हमने उस पीसीओ के आसपास सभी रास्तों पे पूछताछ की और पास की एक दुकान में सीसीटीवी में हमें राजवीर की पत्नी दिखाई दी एक और आदमी के साथ। मेरा कोई हाथ में सुदेश को गायब करा दे। मैं तो बस अपने पति को बचाने के लिए फिरौती के फोन करा रही थी अपने पुराने दलाल गफूर से। साहब मैंने सिर्फ कॉल किया था सर, उसके बदले में डिम्पल ने मुझे पैसे दिए थे सर, और मुझे कुछ नहीं पता सर। मैंने ये सब इसलिए करा है साहब ताकि आप लोग राजवीर पर शक न करो और आप लोगों को लगे कि सुदेश जिंदा है। साहब तेरी बीवी ने ली थी ना सुपारी सुदेश को मारने के लिए और उसी ने कहा था तुझे सुदेश को मारने को। ना साहब, हमारी बीवी को छोड़ दो साहब, उसने कुछ ना किया साहब, यही सच है। अब सच चाहे जो भी हो केस तो यही बनेगा। तू और तेरी बीवी हमेशा के लिए जाएंगे अंदर, क्योंकि वो भी फंस चुकी है फिरौती का फोन करवा के। ना साहब, डिम्पल ने कुछ ना किया साहब। मैं आपको बताता हूँ साहब सच क्या है, पूरा सच। झूठ का एक भी खतरा मिला ना मुझे तो मार कर यहीं गाड़ दूंगा, समझा? बोल। साहब मैंने ही मारा था सुदेश को। मैंने लोन पे स्कूटी ली थी साहब, डिम्पल के कहने पर। उसकी किस्त चुका नहीं पा रहा था साहब। बार बार बैंक वाले फोन करते थे और स्कूटी उठाने की धमकी देते थे। इसलिए फिर मैंने चोरी करने का प्लान बना लिया साहब। मैंने देखा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग चलता फिरता पैसों का शौकेस है। मैंने सोचा इन लोगों को लूट कर मेरी स्कूटी की किस्त चुक सकती है। मैंने नोट किया साहब कि लूटने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग के पार्किंग का एरिया बेस्ट होता है, वो भी रात के टाइम में। मैं सिर्फ डरा कर लूटने वाला था साहब, इसलिए जैसे ही वो सुदेश गाड़ी में बैठा मैं उसके पीछे जाके बैठा साहब। उसके बाद पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ दिया और उसकी गाड़ी नजफगढ़ के सुनसान एरिया में छोड़ा है साहब। सर,
डीएनए से कंफर्म हो गया कि वो लाश सुदेश की है और आज स्टेपिंग हुई है। तुम्हें ये बात हजम हो रही है? राजवीर को अपनी स्कूटी की किस्त चुकानी थी, इसीलिए उसने ये सारा प्लान रचा। और जब सुदेश चिल्लाने लगा तो राजवीर ने उसे मार डाला। लेकिन 13 बार स्टैबिंग करके उसका चेहरा बिगाड़ के इतनी दूर ले जाके उसे फेंकने की क्या जरूरत थी? और जिस तरह से ब्रूटल किलिंग हुई है उसे देख के तो लगता है जैसे किसी ने पर्सनल दुश्मनी निभाई है। सर, सुदेश को अकेले इस तरह मारना और फिर इसकी लाश को गाड़ी में डालकर दूर जंगल में ले जाकर फेंक देना, सर ये किसी एक आदमी का तो काम नहीं हो सकता, वो भी राजवीर के साइज का। जरूर इस राजवीर के साथ कोई ना कोई तो शामिल है सर। इस बार मैंने पूरा सच बोला है साहब, हमारे डिंपल की कसम साहब, मैंने ही मारा था सुदेश को। यही सच है, यही सच है साहब। सिर्फ कुछ पैसों के लिए सुदेश को मार डाला उस आदमी ने। यकीन नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय यकीन नहीं होता है? अब तो उसके लिए ने खुद जुर्म कबूल कर लिया है, तो फिर डाउट करने की बात ही कहां से आती है? और वैसे भी कोई अपने सर पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लेगा? एनीवे, लेट्स गेट बैक टू वर्क। एमडी सर ने बोला है अब सुरेश के जाने के बाद मुझे उसका काम देखना है। सुदेश बत्रा मर्डर केस सॉल्व हो चुका है। कातिल का कन्फेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत था। राजवीर ने कबूल किया कि वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स में आया जाया करता था ताकि किसी अमीर आदमी को वो फांस सके और उसे अपना शिकार बना सके। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस हाईली सिक्योर्ड एरिया में किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा और इसी का फायदा राजवीर ने उठाया और एक पार्किंग लॉट को अपनी लूट का ठिकाना बनाया। ये नामुमकिन सी बात थी कि सीसीटीवी कैमरा पे राजवीर को किसी ने आते जाते ना देखा, लेकिन एक अनजान आदमी की ट्रेसपासिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और इस दस्तक को नकारा गया और अनजान एक निर्दोष को भुगतना पड़ा। हालांकि केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले थे। कुछ ऐसे सिरे थे जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो एक ऑफिसर को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे पाते। ये वो लकीर होती है जो सच और संभावित सच को अलग करती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे डॉक्टर साहब, काका साहब एक मिनट खड़े आना। डॉक्टर साहब काय झालं? काका साहब मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मगर क्या हुआ? कुछ लड़के एक लड़की को लेकर आए थे और उसका रेप करके उन लोगों ने, बेचारी मरने वाली थी, मुझे इलाज करने के लिए बुलाया। लड़की कौन थी? नहीं मुझे मालूम है, वहां पे इतना अंधेरा था मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। फिर पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हुआ, जिंदा है भी कि मर गई कुछ भी पता नहीं। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। जब मैं नासिक के मंगली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त एक केस खबर की शक्ल में उड़ते उड़ते हमारे पास आया। वैसा बहुत अच्छा लगता है कि आज दुनिया और हमारा देश बेटियों के विकास पर जोर दे रही है और बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो खेल हो, फौज हो, बेटियां बेटों से आगे बढ़ रही है। लेकिन जब ऐसा होता है जो मेरे जोन के भातरी गांव में हुआ तो देश का सर झुक जाता है। सच बोलता हूं, आज भी जब उस केस के बारे में सोचता हूं तो खून खौल उठता है। आप भी जब देखेंगे तो आपका दिल भी कांप उठेगा। सर एक खबर लाया सब उधर पूरे गांव में खबर है साहब कि लड़के के साथ रेप हुआ है। पूरे गांव का हर एक आदमी बात कर रहा है साहब। क्या नाम है गांव का? वही भातरी गांव।
इधर के थाने में पड़ता है। कौन लोग बात कर रहे थे? वही गांव वाले लोग। सर अपनी तरफ से केस फाइल करें सुबह मोटो। नहीं पहले पता करो ये सच है अफवाह है। ठीक है चल आता हूँ सर। हाँ लेकिन तुम्हें ये कौन बोला? वो मेरी ताई का सगा सुरेश। सर सावित्री का बेटा पूरब। किसके साथ हुआ, किसने किया, वो सब नहीं मालूम साहब। लेकिन आपको किसने बताया? साहब वो पटवारी साहब है ना, वो बोल रहे थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे चौपाल पे, मदन, गाविद, उल्लास और भी काफी लोग थे वहाँ पे। मुझे तो सरपंच ने बोला साहब। मैं क्या बताऊँ साहब। हाँ लेकिन अपने वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर विमल देसाई, उन्होंने बताया। शाम के 4 बज रहे थे, मैं अपने क्लिनिक का दरवाजा खोल रहा था। छोड़ो छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? ये देखो तुम गलत कर रहे हो। चुप कर दो। ये गलत कर रहे हो तुम कितना भी तो केस होगा तुम पर। कहां पर लेकर आया मुझे? देख इसको, देख इसको। क्या हुआ? देख इसको, इलाज कर इसका। देख क्या क्या है तुम लोगों ने इसके साथ? खानेदारी नहीं, डॉक्टर इलाज करने के लिए बुला तेरे को यहाँ पे। औषध दे, मेडिसिन मेडिसिन दे। क्या हुआ है? बोल। इसकी हालत बहुत खराब है। इसका पल्स जा रहा है, बीपी लगभग खत्म है। इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करो, नहीं तो ये लड़की नहीं तो क्या नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। दवा ली, क्या करना है हम देख लेंगे। दवा लेकर लेके जरा इसको। लड़की की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी साहब। कौन थे लोग? किसी को पहचाना? पता नहीं साहब, वो सबके चेहरे पे वो होता ना मंकी कैप, सबने वो मंकी कैप पहना था। कहाँ छोड़ा आपको? रास्ते में छोड़ दिया। छोड़ा क्या साहब, उन्होंने गाड़ी स्लो किया और गाड़ी से धक्का मार के मुझे बाहर धकेल दिया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अपने चेहरे से कपड़ा हटा पाता, गाड़ी निकल चुकी थी। कुछ बोले आपको? हाँ, मतलब कि अगर किसी को कुछ बताया तो तेरा ऑपरेशन कर देंगे। तो तुमको क्यों लेके गए इलाज के लिए? तुम्हें जानते थे? सब पता नहीं, मैंने कहा ना उन लोगों ने मंकी कैप पहना था, तो पता नहीं वो लोग कौन थे। तुम्हारे क्लिनिक के बाहर सीसीटीवी है? लेकिन खराब हो गया। ठीक करवा लो उसे। जी। लड़की का हुलिया देखा? चेहरा सब अंधेरा था वहां पर, तो मैं ठीक ठीक देख नहीं पाया। उसका चेहरा काफी सूजा हुआ था, बहुत पीटा था उसको, नीचे कपड़े पे खून भी था। कोई सिडेटिव उन्होंने मतलब बेहोश करने की दवा उस लड़की को दी थी उन लोगों ने। अच्छा, तुम जब ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ आसपास से आवाज सुनाई दे रही थी? कितना टाइम लगा वहां जाने तक? अंदाजा? शाम के 4 बज रहे थे जब उन लोगों ने मुझे गाड़ी से उठा लिया था। फिर करीब 20 मिनट तक गाड़ी सीधी जाती रही, फिर एक जर्क आया, मतलब उन्होंने एक सडन राइट टर्न ले लिया। फिर वहां उस रास्ते पर एक बस स्टैंड था, कंडक्टर की आवाज मुझे सुनाई दी थी, इसलिए मुझे लगा बस स्टैंड होगा। फिर उसी रास्ते पर 10 मिनट तक चलते रहे होंगे हम लोग। एक मंदिर था वहां पे, घंटे की आवाज सुनाई दे रही थी। और 5 मिनट तक हम लोग आगे गए होंगे और गाड़ी रोक दी इन लोगों ने। तो जब मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं अंधेरे कमरे में था। लड़की मीडियम हाइट की थी, दुबली पतली सी थी और अच्छे परिवार से जान पड़ती थी। उसके हाथ में घड़ी थी, गले में चेन थी और साथ लड़की की हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब। पता नहीं आगे उस लड़की का क्या हुआ। हेलो, हाँ ठीक है, हम आ रहे।
सर ये रूम। मेरी बेटी को क्या हुआ? कुछ आ गया उसे? डॉक्टर साहब मेरी लड़की कैसी, तबीयत कैसी है उसकी? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे थोड़ी बात करनी है, 1 मिनट आइए प्लीज। सर रेप हुआ है लड़की के साथ, शायद सामूहिक, और अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उस लड़की को देख के मेरा दिल दहल गया। हमारे सामने कई सारे सवाल हैं कि कौन है ये लड़की? कोई भी हो, सामान्य से सामान्य आदमी के पीछे भी बड़ा राज छिपा होता है। और देखो ये सब बहुत आसान है, और फॉर्म भरने का रहेगा तो मैं भर दूंगा ना। और हाँ, आपकी डीलरशिप भी दिलवा देंगे, और आपकी कुएं की जगह, सुदर्शन भाव की गली की सड़क, आपकी की घासलेट की दुकान, बाबा ना सब में आपकी हेल्प कर देंगे। पर अभी हम बाबा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अभी आप चलकर खाइए, और आप लोग भी शाम को आइए। अरे बैठे 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 बैठे। अरे मीता बेटा, मैं खाना खा लूंगा, तू टेंशन मत ले। कब? कल परसों? बाबा हम जानते सबको आपकी हेल्प चाहिए, पर खाना भी बहुत जरूरी है, उठिए। देखते हैं। अरे अच्छा आप लोग चलिए, मैं कल सवेरे आप लोग से मिलता हूँ। चलिए। अरे चलता हूँ बाबा, चल चल। अरे चलिए बैठिए। हाँ सब तैयारी किया। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि मैं इसका बाबा नहीं हूँ, ये मेरी बाबा है। बाबा नहीं, आई हूँ मैं आपकी। पापा आप हमेशा बच्चों की तरह करते रहते हैं, कितनी बार बोला कि आप सबको सलाह देना बंद करो। क्या मिलता है आपको सबको सलाह देकर? खुशी मिलती है, तरक्की होती है। हाँ मालूम है, खुशी बांटने से बढ़ती है, पर सेहत खाना खाने से बनती है, भूखे पेट रहने से नहीं। आई रोटी हो देते। अच्छा देख, मैं तो अपना खाना खा रहा हूँ, लेकिन तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, और अब तक जो भी चाहे हासिल किया है। श्याम कॉन्ट्रैक्टर की बेटी को इंजीनियर बनना पड़ेगा। बन के रहेगी, बस 3 साल और। मेरी बेटी हीरो है। आई हीरो नहीं, हीरोइन। मालूम नहीं सर, मालूम नहीं किसने किया। रोज सुबह 9 बजे ट्यूशन जाती थी और 2 बजे तक वापस आ जाती थी, लेकिन कल जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उसको फोन किया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आया सर। सर पता नहीं किसका फोन आया साहब, मेरे को बोला कि तुम्हारी लड़की रिक्शा स्टैंड के पास पड़ी है। किसका फोन आया था? शिल्पी पता करो किसका नंबर है। कितने बजे आया था? सर यही कुछ 6 साढ़े 6 बजे आया होगा। लग गया फोन? अरे फिर से स्विच ऑफ है। अरे देवा। हेलो शांता में हो, तुम्हारी बेटी मीता ऑटो स्टैंड के पास पड़ी है। क्या? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। कहाँ से हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मुझको बताओ। भैया आराम से जल्दी आओ। अहो पर काय झालं? अरे तू चल तो पहले। अरे शाम भाई क्या हुआ? आप तो परेशान लग रहे हैं। अरे हाँ वो मीता कल से घर नहीं आई, तो अभी किसी का फोन आया था, बोला कि आपकी बेटी जो है रिक्शा स्टैंड के पास पड़ी, आके ले जाओ। वही जा रहा हूँ। हाँ चलो लवकर। प्रतीक भाऊ के साथ जा। घूमो, मैं जाता हूँ। वो फोन पे क्या बोला था उसने, मुझे बताइए। कुछ सुनाई नहीं दिया फोन पे, उसने बोला तुम्हारी लड़की रिक्शा स्टैंड के आसपास है, जाके उठाओ, देखो जाके। भाई भाई आपने किसी लड़की को देखा क्या इधर? नहीं देखा। मीता 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 कट।
काका, अरे काका, काका आओ यहाँ। काका, काका मीता, काका मीता। सर जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो बेहोश थी। हम लोग ही उसको उठा के इधर हॉस्पिटल लेके आए। जिसने आपको फोन किया उसने एग्जैक्ट क्या बात की आपके साथ? ज्यादा बात नहीं हो पाई। मैं उसको कुछ पूछता इससे पहले उसने फोन काट दिया। उसने तुम्हारे फोन पे फोन किया, इसका मतलब तुम्हारा जान पहचान करेगा? नहीं साहब, अभी जान पहचान का कोई अपना ऐसे सगी के साथ ऐसा करेगा कैसा? सर वो फोन खेड़े गांव के सागर बस डिपो के पीछे से आया था। और मीता का फोन, सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। उसका सीडीआर निकालो, सर्विलांस पे डालो। ठीक है सर। साहब इस तरफ। साहब मीता यहीं पे मिली थी। सर सर उन लोगों को तो कुछ नहीं पता। ठीक है, आसपास का सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि देखो। ठीक है सर। ठीक है, डॉक्टर विमल के हिसाब से उसे नाथपाड़ा से उठाया गया। उसके बाद में करीबन 20 मिनट के बाद उसे एक कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। मतलब ये सागर बस डिपो हो सकता है। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी। मतलब ये हरिहर मंदिर। और उसके 5 मिनट के बाद गाड़ी रुक गई। तो ये एरिया हो सकता है बकलूच, कुकाना, शेगांव, धूपखेड़ा के आसपास। हाँ सर। और लड़की के पिता को सागर बस डिपो के आसपास के पीछे से कॉल आया था। मतलब ये अपराधी ने अपना काम इधर कर लिया, लड़की को ठिकाने लगाया, फिर से सागर बस डिपो की तरफ गया और वहां से उसने फोन किया और चला गया। लेकिन सर कहाँ गया होगा, कहाँ से आया और कहाँ निकल गया, वो तो पता नहीं। लेकिन जो कुछ भी उसने किया है वो यहाँ पकलूच, कुकाना, शेवगांव और धूपखेड़ा के आसपास किया है। आजू बाजू पूछताछ कर, किसी ने कुछ देखा क्या? लड़की का भैया या किसी को आते जाते? लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक 4 लोग, तो किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। प्रत्येक गोष्टीला फोन करणार का मला तू? क्रेडिट कार्ड वापर ना, का पैसे तिकडे द्यायला येऊ? पण कामात आहे मी। सर आसपास तो किसी ने कोई मूवमेंट नहीं देखी। तुम पूछताछ करते रहो, मैं जरा हॉस्पिटल जाके आता हूँ। लगता है तहकीकात का रूट बदलना पड़ेगा। एक 17-18 साल की लड़की के साथ कुछ अपराधियों ने घिनौनी हरकत की थी। लड़की हॉस्पिटल में थी और अपराधी फरार। और मुझे और मेरी टीम को सुकून नहीं था क्योंकि अपराधी को हमने अब तक नहीं पकड़ा था। एक बात बताऊं, अपराधी का चेहरा घिनौना या डरावना नहीं होता, वो तो हम जैसा ही होता है। इसीलिए उसके होने की और उसके करतूतों की दस्तक हमें मिलती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। डॉक्टर विमल ने हमें तहकीकात का एक रूट बताया था, उसके ऊपर मेरी टीम चल रही थी और मैं हॉस्पिटल पहुंचा तहकीकात का दूसरा रूट ढूंढने, क्योंकि पुलिस को सुराग 2 ही जगह मिल सकता है, एक तो क्राइम लोकेशन पे या विक्टिम के पास। लड़की शॉक में है, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। रेप के बारे में कुछ पता चला? कितने लोग हो सकते हैं अंदाजन? कहना मुश्किल है सर, डीएनए टेस्ट करना होगा। आपके पास अगर डीएनए टेस्ट होता है तो कीजिए, क्योंकि आरोपी पकड़े जाने के बाद डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको नशे की दवा भी दी गई थी और बीपी को नीचे लाने के लिए भी कुछ दिया गया था। जुबान पे पड़ा मिला है, निगला नहीं था उसने। डॉक्टर विमला पुलिस स्टेशन में बोलो। तुमने लड़की के लिए जो दवा दी थी उसका नाम क्या था? लड़की का बीपी एकदम नीचे जा रहा था, उसे नॉर्मल करने के लिए मैंने मोवाल्टिन डी लिख के दिया था। स्पेलिंग लिखो। तुमने लड़की को जब देखा तो वो बेहोश थी ना? जी हाँ, वहां जमीन पर मैंने एक दवाई की स्ट्रिप भी देखी थी, जेलियम ट्राइफॉस्फेट। लिखो।
शायद लड़की को यही दवाई दी गई थी। लड़की बेहोश थी ना? जी सर। किसी का क्या बिगड़ा था मेरी बच्ची ने जो उसे ये सब। अरे हाँ भाई इधर हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? पापा ये लीजिए, फूल उठा लीजिए। क्या क्या? हाँ वो आई कहाँ? आई क्या हुआ? बेटा वो क्या हुआ? बेटा मेरी मिठाई किसने खिला रही हो? आप लोग मिठाई खाइए ना, बस मन हुआ। चलो अब बता जल्दी से क्या हुआ? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पास हो गई। अरे वाह! बिट्टू तुझे सगळ्या इच्छा पूर्ण करू दे। कभी कोई आँच ना है मेरी बेटी पर। डॉक्टर के मुताबिक उसे 4 बजे उठाया, 4:30 बजे वो ठिकाने पहुंचे और बाद में आगे 1 घंटे भर में ये दवाई खरीदी गई होगी। एक काम करो शेरके, नागपाड़ा से लेके पकलूस तक के एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स है पता करो ये दोनों दवाई किसने खरीदी। लो। ठीक है सर। ये बेहोशी की दवा है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नहीं देते हैं। वैसे भी ये दवा हमारे पास स्टॉक में नहीं है। ये दोनों दवा है सर हमारे पास, पर कोई लेके नहीं गया। हाँ सर परसों सुबह एक आदमी लेकर गया था ज़ैलियम टाइफॉस्फेट, सुबह 8 बजे। और मॉर्वेटन डी, सर मॉर्वेटन डी भी उसी दिन कोई आदमी लेके गया है, शाम को 5 बजे। ये बेहोशी की दवा है? जी सर। मॉर्वेटन डी वैसे सर बीपी की दवा है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है ये? नहीं सर। तो फिर तुमने कैसे दे दी? शायद सर नहीं, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन था या नहीं अभी बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सॉरी सर, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं था। वो एक्चुअली बहुत जल्दी में था और कह रहा था घर पे प्रिस्क्रिप्शन भूला है, इसलिए दे दिया। ये दोनों दवाई एक ही आदमी ने ली थी? सर 1 मिनट। हाँ सर ये दोनों दवाइयों की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही हुई है और सर एक ही कार्ड से हुई है, देखिए। ये सीसीटीवी काम करता है? जी सर। इसका फुटेज चाहिए हमें जी। और एक कार्ड की डिटेल्स निकलो। सर यही था। ये 2 बार गया था ना, एक बार सुबह बेहोशी की दवा लेने के लिए और बाद में शाम को 5 बजे। जी सर, शाम को इसी ने बीपी की दवा ली थी। शेरके, लड़की भी इसी गांव की है? हाँ सर। दैवत कल शाम तक था, सुबह निकल गया। किसके साथ? एक लड़का था। कौन था? क्या नाम है लड़के का? नहीं साहब, मैंने ठीक से देखा नहीं उसको। किधर गए दोनों? बताया नहीं साहब, वो कभी बता के नहीं जाता है। मोबाइल नंबर दो दैवत का। हाँ, बोलिए। 9867। शेरके, इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकालो, इस दैवत का फोटो लो, हर पुलिस स्टेशन में भेज दो और नाके पे अलर्ट करो। ठीक है सर। घेतली गोळी घेतली,
सवय काय सकाळी घेतली खाऊन घेतली. सर दैवत शिंदे के फोन लोकेशन के हिसाब से उस दिन वो मेडिकल पे ही था, तकरीबन 5 बजे के आसपास. और 4:35 को पकलूज गांव में. हाँ सर, और ये पकलूज गांव में भी उसका फोन एक्टिव था. ये देखिए. क्या है ये? सर ज्यादा कुछ नहीं है, एक पतली सी सड़क है और आसपास कुछ घर है. क्या कर रहे हो इधर? चौकीदार है सर, ये सामान रखना था. तो खोल. चाबी मालिक के पास है. ये दूंगा रख के. अरे सर इंजीनियरिंग की किताब है और ये फोन मिला है, लेकिन बंद है. इंजीनियरिंग की किताब मतलब ये बैग मीता का ही होगा. एक काम करो शिरके, फॉरेंसिक टीम को बुला. इस एरिया का टावर लोकेशन निकालो, पता चलेगा कौन कौन आया था. और तुम लोग सब कमरे की तलाशी लो अच्छी तरह से. मालिक पुलिस सब काय झालं साहेब? वजन तू कोण आहे? सब बबन हे घर माझं आहे. अच्छा हुआ तू आ गया. कल इधर दैवत आया था ना दोस्तों के साथ. कल कौन? कानाखाली जाळ काढू मग येईल लक्षात. हा आया था ना? नहीं साहब, वो दैवत सुबह मेरे से घर का चाबी लेके गया था. हाँ. वो बोला मैं दोस्तों के साथ में थोड़ा मजा मस्ती करते बैठेगा. सिर्फ बैठने आया था या कुछ और करने आया था? नहीं साहब, बाकी तो मुझे पता नहीं, मगर सब हुआ क्या है? ठीक है, बहुत भोला बन रहा है. इसको अंदर लेके जाओ, सब याद आएगा. अरे चल जाओ इनके साथ. चल. सर जिस घर में मीतू का रेप हुआ वहां की मोबाइल टावर लोकेशन के हिसाब से उस घर में 4 लोगों के फोन एक्टिव थे. दैवत, डॉक्टर विमल और 2 अननोन नंबर है सर. उनमें से एक नंबर के बारे में हमने पता कर लिया है. किसका है? बबन जादव का नाम रजिस्टर्ड है. ये 3:35 पे वहीं था. अगर उसने दैवत को सुबह चाबी दी तो दोपहर में वहां क्या कर रहा था? भवन को लेके आओ. साहब वो दैवत मेरे को बोला कि वो शंभू कोई लड़की लेकर आ रहा है, तो वो कमरा चाहिए करके. हाँ, मैंने बोला उनको कि ये सब ठीक नहीं है. ये तू बोला? हाँ आइशा सब वही बोला. फिर साहब वो जिद किया तो उन्होंने जिद किया और तूने जिद्दी लोगों को चाबी दे दी. ये शंभू कौन है? वो दैवत का गांव वाला है साहब, वो भत्री गांव का. शंभू और दैवत के अलावा बाकी के 2 लोग कौन थे वहां पे? साहब वो सब मुझे मालूम नहीं साहब. अच्छा, वो डॉक्टर विमल भी कह रहे थे 4 लोग थे. शंभू, दैवत, तीसरा तू, चौथा कौन था? साहब तू वहां क्या कर रहा था रे? साहब मैं नहीं था साहब. ये दूंगा रख के. तेरा मोबाइल लोकेशन बोला तू था वहां, क्या कर रहा था? हाँ साहब, मैं वो चेक करने गया था साहब. वो भैंस को चारा देना पड़ता है ना, वही चेक करने गया था. चारा देने गया था? ये लड़की के साथ तू भी? नहीं साहब, आई शपथ नहीं साहब, मैं ये सब नहीं करता साहब. तो ठीक है, अब ये बता वो 2 आदमी कौन थे? बोला ना साहब, वो सब माकर टोपी डाले थे. क्या बोलूं दादा, आप भी क्या रे, ये तुम लोग माकर टोपी का क्यों डाला? वो लड़की पहचान लेगी ना इसलिए. चलो चलो आप भी चलो, मस्त आइटम में दिखा था. चलो चलो चलो. अरे चलो ना. सब वो 4 लोग थे और वो सब लोग वो माकर टोपी डाले थे साहब. अपना शंभू और दैवत तो बकवास कर रहा था, लेकिन बाकी के 2 लोग चुप थे. और वो उसमें से एक था ना साहब, बहुत कमीना था साहब. आओ बबन दादा शर्मा मत. कैसा आइटम मस्त है ना? ये बबन दादा वही करने दो. चलो हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू. चाचा ये सब मैं नहीं करता है. लगता है शादी के बाद बबन भाई का पैंट ढीला हो गया. कुछ जो समझने का समझो. ए लगन सैंपल करके दिखा. बाकी
लोगों को मैं नहीं जानता साहब। शंभू का नंबर दे। शंभू नहीं होगा ना तेरे पास? छिड़के आज लूंगा नंबर काढ़ा। चल सब मैं देता हूँ। तो नाटक करता है सब। ये 162 उसको आता है पढ़ना। नमस्कार। ये देखिए, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। हमारी पार्टी की तरफ से ये आपको चेक। अरे वो बदला नहीं चाहिए साहब, अगर देना ही है तो इंसाफ दीजिए। जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये गंदी हरकत की है ना, उनको फांसी दिलाइए साहब। ऐसा नहीं चाहिए। ये सब अजीब लग रहा है मुझे। क्या सर? दैवत, शंभू और ये लड़की, ये तीनों एक ही गांव के हैं और विक्टिम के साथ इन तीनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। शंभू का घर यही है क्या? हाँ साहब यही है। बोला उसको। नहीं फिलहाल तो अभी वो इधर है नहीं। कहाँ गया? कल से बोल रहा था कि किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ और उधर ही रहने वाला ऐसा बोल रहा था। तू कौन है? मैं शंभू का मामा हूँ साहब। लेकिन आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो शंभू की? क्या हुआ? तेरे को मालूम नहीं? पूरे गांव में चर्चा है। हाँ वो लड़की वाला मैटर ना साहब। नहीं साहब, हमारा शंभू ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे मालूम है साहब। हाँ अच्छा, पकलूज में तू भी था ना उसके साथ? हाँ नहीं साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं साहब, कसम से। नासिक जिले के इस केस ने पूरे देश में सनसनी मचाई थी। मीडिया, पब्लिक सारे रास्ते पे उतर आए थे। हमारी तहकीकात भी जारी थी, हमारे हाथ सुराग भी लगा था। हमें हॉस्पिटल से फोन आया कि विक्टिम को होश आ गया। जब हमने विक्टिम से बात की और वो बोली तो यकीन मानिए पूरा देश, मीडिया, पब्लिक और हमारे होश उड़ गए। तुम वो 4 लोगों को पहचान सकती हो? कौन सा? वो 4 नहीं थे। वो तो 12 थे। सर 12 लोग? इनमें से सिर्फ 4 लोग हमें पता है। सर कहीं ये बबन यादव भी तो शामिल नहीं है? 4 और 1 5 होते हैं शरीर के, 12 नहीं। 8 लोग कौन हो सकते हैं? भातरी गांव में हुई शर्मनाक वारदात को आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अब तक एक भी सुराग नहीं जुटा पाई है। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि इस जघन्य अपराध में 12 लोग शामिल थे, पर पुलिस के हाथ अब तक एक भी अपराधी नहीं लगा है। क्या कर रही है आखिर यहाँ की पुलिस? हाँ सर, दैवत और शंभू को जानता हूँ मैं, वो मेरी ऑफिस में आते थे। दैवत को तो मैंने उसके बिजनेस में हेल्प भी किया था सर। बिजनेस? अब वो सीमेंट का डीलरशिप दिलाने में मदद किया था साहब उस कमीने को मैंने। ये दैवत और शंभू आपके घर पे आते जाते थे? घर पे बहुत नहीं साहब, कभी कभी आते थे फेस्टिवल में। वो लोग गांव में भी अलग मोहल्ले में रहते साहब। डॉक्टर विमल को कितना जानते हैं आप? डॉक्टर विमल कुछ खास नहीं साहब। मीडिया को अंदर मत जाना। सर आखिर इस केस के बारे में क्या पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर अपराधियों के बारे में कुछ तो बताइए सर। पुलिस हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। क्या वो 12 अपराधी पकड़े जाएंगे? आखिर कौन थे वो 12 अपराधी? सर मुझे अभी फोन आया था उनका। किसका? सर किडनैपर्स का। क्या बोल रहे थे? सर मुझे धमकी दी उन लोगों ने। बोला था ना तेरे को किसी से बात नहीं करना। कौन बोल रहा है? तेरा बाप। पुलिस से बात किया ना तो किया कि नहीं? कौन? अभी तो सुन, एक शब्द और बोला ना किसी को, किडनी निकाल लूंगा तेरी। हेलो हेलो, किस नंबर से आया? सर ये छिलके। सर ये तो गुजरात का नंबर लग रहा है। गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दो। सर वो लोग बड़े ही खतरनाक लोग हैं सर। डॉक्टर तुमने बोला था 4 आदमी थे, लड़की का बयान है 12 आदमी थे, तो फिर 8 आदमी दूसरे कौन थे?
नहीं सर, 4 ही थे, मैंने तो जारी देखे थे। डॉक्टर और बबन का कहना है 4 आदमी थे, लड़के का कहना है 12 आदमी थे। वो तो 12 थे। फिर 8 आदमी गए कहाँ? सर मोबाइल लोकेशन के हिसाब से भी 4 ही लोग थे। मोबाइल स्विच ऑफ किया होगा या घर पे छोड़ा होगा। ये 4 जन वहां रुके क्योंकि लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे दवाई दी, उसकी तबीयत सुधरी नहीं, फिर उसको उठाया और रिक्शा स्टैंड के पीछे फेंक दिया। सर तो खबर मिला ले, शंभू के बाप का पैसा डॉक्टर विमल के क्लिनिक में लगा है। सर लड़की बेहोश थी, ट्रॉमा में थी, तो ऐसे में उसे क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था कहना मुश्किल। मतलब 4 लोगों के 12 लोग भी दिख सकते हैं। हो सकते हैं, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्लास में या ट्यूशन में कोई लड़का छेड़ता था, परेशान करता था? नहीं सर। आपका कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, मतलब दोस्त है इंटरनेट पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी बहुत आते हैं पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती। कई दिनों से एक लड़का बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है। कौन है? नाम तो नहीं पता, पर उसके अकाउंट में गंदी तस्वीर है। कुछ तो नाम होगा। कुछ अजीब सा है। आप अपनी आईडी का पासवर्ड दे दीजिए, हम पता कर लेंगे। MEETHA। सर ये मीता पांडे का सोशल नेटवर्क अकाउंट है। कुछ मिला क्या? हाँ सर, वैसे तो इनको कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती है, लेकिन ये लव शिकारी। ये लव शिकारी का फोटो डीपी? नहीं सर, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सर ये देखिए, सर ये जो फोटोज हैं लड़कियों और औरतों की, इनको बिना बताए ली गई है। ये जो लव शिकारी है ना सर, ये बड़ा पॉवर्ड काइंड का मेरे को लगता है। मतलब सर विपरीत बुद्धि का। ठीक सर, ये सब फोटो गांव की लगती है। इसका आईपी एड्रेस? सर आईपी एड्रेस तो है, लेकिन वो किसी मोबाइल नंबर पे जो कि फेक आईडी पे लिया गया था। अभी मैंने ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ जा रहा है सर। शिरके, इसका आईपी एड्रेस तो निकालना पड़ेगा, और मुझे यकीन है ये भातरी गांव में मिलेगा। शिरके, एक ही तरीका इन्वेस्टिगेशन का, जिन औरतों की और लड़कियों की तस्वीर खींची है ना, उनसे पूछो इस लड़के को देखा है क्या उन्होंने। मालूम नहीं किसने निकाला है फोटो, मैं तो देखी भी नहीं। कितना गंदा फोटो निकाला साहब इसने मेरा। इसको पकड़ो और बंद करो जल्दी से। किसने निकाला था फोटो? पता नहीं साहब, मना किया था मैंने कि मत लो ये फोटो, लेकिन वो मानता ही नहीं। किसने ली थी ये फोटो? अब मैं नाम बताऊंगी तो मारेगा वो मुझे। तुम बस नाम बताओ उसका। वो दिन भर गाँव में घूम घूम कर लोगों की फोटो निकालता है और टोकने पर कहता है कि ठीक बाय कर देते हैं। फोटो क्यों निकाल रहा है मेरी? मैं तो मेरी सेल्फी निकाल रहा हूँ, तेरी फोटो कौन निकालेगा? चल। सेल्फी बोल बोलकर लड़कियों और औरतों की फोटो निकालता है। नाम क्या है उसका? नाम तो पता नहीं, पर वो तालाब के उस तरफ मोहल्ला है ना, वो उधर रहता है। जानता हूँ सब उस लड़के को जिसने ये तस्वीरें निकाली। इसका बाप तो दुकान है, सीमेंट और ईंट बेचता है, और जिस लड़की के साथ कांड हुआ ना, उसके बाप ने मदद की थी दुकान खोलने को। ये अपने बेटे को बर्बाद करके रखा है। काय माधव, काय चल रहा है? नासिक में सीमेंट का गोनी 240 में मिलता है और इधर तो 320 में बेचता है। पापा, मेरे को 10,000 रुपए दो, नया मोबाइल लेने का। अरे तेरा क्या नाटक है? रोज रोज नया मोबाइल? पापा मेरे को बताओ, मार्केट में नई चीज क्यों आती है? क्यों? क्योंकि मेरे जैसे लड़के उसको खरीदे। चलो लाओ, 10,000 रुपए दे दो। तू भी ना नहीं मानेगा तू। ले आयुष कर जा। थैंक यू पापा। हाँ सुधरना रहे कभी। देख देख वो पिंक वाली देख, आजकल तो बहुत बड़ी दिखने लगी है। जवानी जो चढ़ी है। अभी आजकल इंटरनेट और टीवी ने सबका दिमाग खराब करके रखा है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आप तो सरपंच है ना इस गांव के, आपको तो ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इन सब कांड में लड़का शामिल हो। हाँ साहब,
हमारी गलती हो गई। यानी कि एक बार उसकी कंप्लेंट आई थी हमारे पास, लेकिन हमने ताकीद देके छोड़ दिया उसे। देखो आता तुम्हीच काहीतरी करा। यही है वो लव शिकारी। यही भेजता था मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसे जानती है? ये माधव का बेटा है, जिसे आपके पापा ने बिजनेस में हेल्प की थी, सीमेंट की डीलरशिप दिलवाई थी। वो सही लड़का नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बाबा, ये जो प्रतीक है ना, बिल्कुल सही लड़का नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या किया उसने? बहुत बकवास बातें करता है। अरे बेटा वो थोड़ा मस्ती खो रहा है, लेकिन ऐसा हमले से तूने देखा उसने अपने बाप का बिजनेस कैसे चमका दिया? क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे वो प्रतीक के बारे में बोल रही थी। ये वहां था जहां आपको ले गए थे? नहीं सर, सभी मन की क्या बनी थी। वो आया था? नहीं सर, लगता है उसे भनक लग गई। उठाओ उसको। बहुत दिन से नजर थी मेरी नेता पे। शालो, दुकान नक्की करके आया हो, जैसा आपने बोला वैसे ही। बस एक बार ये लाइसेंस हाथ में आ जाए ना, बढ़िया पार्टी दूंगा आपको। मुझे अच्छी लगती थी वो। तो भी चलेगी ना पार्टी में? पहले ठीक से खड़ा हो जाओ। सॉरी बेटा, सॉरी। क्या कर रहा है तू? देख ही नहीं चला सकता तू? अरे मेरे साइकिल का ब्रेक टूट गया था, सॉरी ना यार। जानबूझ के किया ना? अरे नहीं, कसम से मेरा ब्रेक टूट गया था। सीधी बात भी नहीं करती थी। अरे कुछ करना यार, मुझे उस नेता के साथ लव करना है। ये लवर, थोड़ा कंट्रोल कर अपने आप को। अरे दैवत से बात करना, उसका दोस्त बबन, अरे उसके पास घर है ना, उधर लेके जाते हैं उसको, सब मिलके साथ में मजा करेंगे। क्या बोलता है साइड ना? ये बात तूने सही बोली। हाँ, सब साथ में मजा कर। हेलो, हाँ देवत। अरे वो मेरा दोस्त है ना प्रतीक, अरे उसको मिर्ची लगा लौटा, थोड़ा शांत करना पड़ेगा। तेरे दोस्त है ना बबन, उसका घर लगेगा बस। हाँ अच्छा ठीक है, हो गया, हो जाएगा। बस तो लड़की को उठाने का इंतजाम कर। 4 व्हीलर है ना तेरे पास? 2 है यार, एक ही चाहिए। एक, लेकिन 2 लड़कों से काम नहीं चलेगा, तीसरा लड़का लगेगा अपने। 3 दैवत तोड़ में। अरे दैवत तो चाबी लेने जाएगा ना, लड़की उठाने के लिए तीसरा लड़का लगेगा। मेरा दोस्त है, उसको बुलाता हूँ, सिकंदर। अरे यार इतने सारे लोग, क्रिकेट नहीं खेलना है। ये चिल्ली चोर, अभी तूने बोला ना सब मिलके मजा करेंगे, वैसे कौन सी तेरे को शादी करना है? अरे नहीं रे बाबा, अब पिछले टाइम तुम लड़की लेके आए थे, कितना राड़ा किया था। मेरे को नहीं मांगते झंझट सब। पवन दादा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की गाँव का है, चिल्लम चिल्ली नहीं होगा। मैं हूं ना, आप दे दो, चाबी दे दो। थैंक यू पवन दादा। जाओ मजा करो। प्रतीक, वो पापा को बोलना कि 6 ड्रम घासलेट का इंतजाम करें। आई नहीं ये थे। मेरी डीलर से बात हो गई है। बाबा मैं जा रही हूँ। जी बोल दूंगा, मैं जाऊं? हाँ जा जा जा, तो देख भूलना नहीं। हाँ हेलो। अरे भाऊ, बेहोशी की दवा के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है।
लाता हूं। अच्छा खासा असर हुआ है गोली का। लवर, याद है ना तेरे को मिल बांट के? हाँ चलो ओपनिंग तू कर ले, ठीक है? उठ, अरे उठ उठ। अरे जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। क्या रे, क्या हुआ? अरे ये देख, इसको क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। हाँ? कहीं मर तो नहीं गई? हाँ? अरे ये मरे तो हम मर जाएंगे। तो अभी क्या करें? एक काम कर, मार्केट के पास जो डॉक्टर है ना, उसको अभी उठा के लेके आओ। चल 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 चल, जाओ जल्दी जाओ। ये ले पानी ले। मैं बोल रहा हूँ ये मर जाएगी, बाहर फेंक के आते इसको। एक काम करो, मैं घर जाता हूँ, तुम लोग इसको रिक्शा स्टैंड के पीछे फेंको और इसके बाप को फोन करना, ठीक है? चलो। मीता अच्छी लगती थी मुझे, मगर चांस ही नहीं देती थी, इसलिए तो इतना सब प्लानिंग करना पड़ा मुझे। बाकी कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। मीता ने बोला था 12 लोग थे, बाकी 8 कहाँ है? 8? हम तो 4 ही थे साहब। साहब हमने 2-3 बार बार किया, इसलिए उसको लगा होगा कि 12 है। इस केस में शुरू से हमें एक शक था कि अपराधी 4 नहीं 12 है, और जब हमने प्रतीक को पकड़ा तो ये साफ हुआ कि अपराधी 4 है। बाकी अपराधियों को हमने यूपी, एमपी और सिकंदर को कर्नाटक से पकड़ा और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की। इस केस को शुरू से देखता हूं तो एक बात साफ नजर आती है कि आने वाले गुनाह की दस्तक मिली थी, लेकिन मीता के माता पिता और गांव वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका नतीजा एक मासूम और गुनार लड़की के साथ एक घिनौनी घटना घटी। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आंखें और दिमाग खुली रखे, अनहोनी और अपराध को सुने और उसे रोकने में हमारी मदद करे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।